हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, हम शिक्षण अधिगम की सिद्धांत सब्जेक्ट को कर रहे थे, जिसमें हमने शिक्षण टॉपिक शुरू किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं कराई थी और शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति कराई थी। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, कि शिक्षण की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, वो आज हम इन टॉपिक्स के अंतर्गत उन्हें क्लियर करेंगे। तो बच्चों, अपनी नोटबुक लेके बैठा करें और अपने नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें। सबसे पहले बच्चों, हम देखते हैं कि शिक्षण की विशेषताएं में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम। अधिगम अर्थात सीखना, अधिगम में सहायक। सेकंड है बच्चों सूचना संप्रेषण। थर्ड, कौशल क्षमता का विकास। फोर्थ, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। फिफ्थ, बेहतर संबंधों का निर्माण। सिक्स, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। सेवन, सामाजिक विकास। एट है बच्चों अनुकूलन में सहायक। और नाइन, व्यावसायिक प्रक्रिया। तो ये हमने 9 पॉइंट्स लिए हैं बच्चों। अब हम इन्हें एक एक को क्लियर करेंगे कि शिक्षण की जो पहली विशेषता है कि शिक्षण अधिगम यानी सीखने में किस प्रकार सहायक होता है। तो बच्चों, शिक्षण शिक्षण क्या है। शिक्षण ही वह माध्यम होता है जो जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी शिक्षण ही वह माध्यम है जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता है और छात्र विभिन्न विषयों को उस ज्ञान के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है बच्चों, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। तो जो शिक्षण है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, अधिगम यानी सीखने में सहायक होता है। सेकंड है बच्चों हमारा सूचना संप्रेषण। सूचना यानी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन किस प्रकार से, सूचना और संप्रेषण किस तरह से है। शिक्षण क्या है बच्चों, शिक्षण ही वो प्रक्रिया होती है जो हम किसी भी वातावरण में कर सकते हैं। भाई हम कहीं पे भी सीख सकते हैं, तो चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक तरीके से हम सीख रहे हो, तो हम शिक्षण पे वहाँ आते हैं जहाँ हम औपचारिक तरीके से सीखते हैं। शिक्षण के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। हमें बहुत सारी सूचनाएं शिक्षण के माध्यम से प्राप्त होती हैं और ये क्या होती हैं बच्चों, हमारे ज्ञानोपार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जो हमारा शिक्षण है वो हमें बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करता है और वो हमें उसे सीखने में भी सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो हमारा शिक्षण होता है, शिक्षण के माध्यम से हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण करने में सहायक होते हैं और वो हमारे ज्ञानोपार्जन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है शिक्षण। थर्ड पॉइंट है बच्चों कौशल क्षमता का विकास। शिक्षण के द्वारा क्या होता है, किसमें कौशल क्षमता होती है बच्चों, छात्रों में। ठीक है, शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में कौशल क्षमता का विकास किया जाता है। वो उनको सीखते हैं, उनको करते हैं, तो उनको कौशल भी प्राप्त होता है, निपुण होते हैं वो किसी चीज में। नेक्स्ट है बच्चों छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। भाई बच्चा सीखता है, उसे अपने अंदर किस तरह से ज्ञान प्राप्त करके वो अपने व्यवहार को चेंजेस लाता है। शिक्षण के द्वारा शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं देता है, तो शिक्षार्थियों जो विद्यार्थी होते हैं ऐसी सूचनाएं उनको प्रदान की जाती है, इतना ज्ञान दिया जाता है और वो उनको प्राप्त करके अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। तो जो शिक्षण होता है वो वह छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का भी माध्यम होता है। नेक्स्ट है बेहतर संबंधों का निर्माण। बेहतर संबंधों का निर्माण का तात्पर्य किससे है बच्चों, शिक्षक और छात्र। ठीक है, शिक्षण का जो यहाँ पे हम तात्पर्य ले रहे हैं, बेहतर संबंधों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो शिक्षक और जो शिक्षार्थी
किसी आधार मान के पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को, एक इनके मध्य जो हो जाता है वो एक अच्छा रिलेशनशिप यानी एक अच्छा संबंध स्थापित होता है और सामाजिक वातावरण भी होता है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी और विषय वस्तु के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करना भी शिक्षण का तात्पर्य होता है। शिक्षण, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय के संबंध स्थापित जो होते हैं वो शिक्षण, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य सामाजिक और जनतांत्रिक संबंधों का निर्माण करते हैं। अतः किस प्रकार से करते हैं बच्चों? क्योंकि जो शिक्षण होता है वो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में होने वाला अंतः प्रक्रिया ही है, जो उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, शिक्षक उन्हें ज्ञान देता है, तो उससे क्या होगा, एक अच्छा बेहतर संबंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। उद्देश्य किस प्रकार से, हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्षेत्र पढ़ा था कि शिक्षण एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन्हें शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है बच्चों? एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और जिसके उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति शिक्षण के माध्यम से की जाती है। इसमें हमने बताया भी था आपको, जो ब्लूम महोदय हैं उन्होंने शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए हैं बच्चों? यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है आपका। ब्लूम महोदय ने शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए हैं? 3। कितने उद्देश्य बताए हैं बच्चों? इसे नोट कर लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि ब्लूम महोदय ने शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। हो गया क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सामाजिक विकास। शिक्षण क्या है बच्चों? एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये शिक्षक और छात्रों के बीच में संपादित होती हैं और उत्तम शिक्षण के द्वारा ही व्यक्ति व समाज दोनों की उन्नति होती है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके बच्चों कैसे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, वो एक सभ्य नागरिक बनता है और जब सभ्य नागरिक बनेगा तो वो समाज का भी विकास करेगा, राष्ट्र का भी विकास करेगा। अब यहाँ पे भी हम देखें बच्चों, जॉन डीवी ने भी कहा था कि जो विद्यालय होते हैं वो समाज का लघु रूप होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे कि जॉन डीवी ने बोला था कि जो विद्यालय होते हैं वो विद्यालय समाज का लघु रूप होते हैं। लघु रूप क्यों? क्योंकि विभिन्न वर्गों से, विभिन्न सोसाइटी से छात्र आते हैं, अब विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, कोई भी आपकी एक्टिविटीज होती है सब मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, तो उनमें कोऑपरेशन की भावना आती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक विकास होता है भाई, शिक्षा के माध्यम से छात्र सभ्य होकर के अपने समाज में जाते हैं और उसका राष्ट्र का और समाज का विकास होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों अनुकूलन में सहायक। अनुकूलन, ठीक, तो अनुकूलन में किस प्रकार से सहायक है? शिक्षण विद्यार्थी को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। कैसे? वातावरण में कैसे वो अनुकूलन करने में सहायक होगा कि बच्चों जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारा जो ज्ञान विकसित होता है, ठीक है, हमारा जो छात्र का सर्वांगीण विकास होता है, तो वो छात्र को अपने इमोशंस यानी संवेगात्मक स्थायित्व करने में भी सहायता पहुंचाते हैं। ठीक, और उन्हें सभी तरह के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में निपुण बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण होता है वो अनुकूलन करने में भी सहायक होता है। व्यावसायिक प्रक्रिया, शिक्षण क्या है? एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ शिक्षण क्या है? व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसको किस प्रकार से, जैसे टीचर होते हैं बच्चों, तो टीचर शिक्षण को जीविकोपार्जन का अपना एक साधन बना लेते हैं। ठीक, जीविकोपार्जन का माध्यम है उनका टीचिंग करना। तो ये छात्र में विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करके उन्हें शिक्षण व्यवसाय के लिए भी प्रेरित करती है, उसमें भी वो निपुण करती हैं। जिस प्रकार से आप डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, तो ये किस लिए कर रहे हो कि आप पीआरटी के टीचर्स बन जाएं, तो आप इसे एक व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में अपना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, जिसे शिक्षक
बहुत से व्यक्ति, बहुत से छात्र किस लिए कर रहे हैं? जीविकोपार्जन का माध्यम बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी शिक्षण की विशेषताएं। तो आप इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप कुछ पॉइंट्स लिख के उनको, जैसे 5 या 6 पॉइंट्स आपने लिखे उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ा शिक्षण की विशेषताएं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हमारा टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षण की प्रक्रिया को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं? इनमें से हम जो प्रमुख कारक हैं बच्चों उनको कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। सबसे फर्स्ट है बच्चों शिक्षा का उद्देश्य। सेकंड है व्यक्तिगत भिन्नताएं। थर्ड है बच्चों छात्रों का मनोशारीरिक स्तर। फोर्थ है बच्चों विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। 6 है शिक्षण क्रिया का नियोजन। 7 है शिक्षक की विशिष्टताएं एवं योग्यताएं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि शिक्षा का उद्देश्य, कि शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावित करता है। सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ बच्चों शिक्षा के जो विभिन्न उद्देश्य हैं, शिक्षण के स्वरूप को, उसकी संरचना को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शिक्षण के कुछ निश्चित अधिगम उद्देश्य होते हैं, जैसे उनका कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, और इस प्रकार से कुछ मैं अप्रोचेस आपको बता रही हूँ जो कारक हैं, स्किल्स हैं, जैसे उनका कौशलात्मक विकास करना। तो जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है, वो भी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रत्येक उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार का शिक्षण अलग अलग होता है। मान लीजिए बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है तो उसका अलग कोर्स होगा। BCA करना है, MCA करना है, या टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको B.Ed करना है, BTC करना है, ठीक, जिसे हम DLED कहते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है और उसे ही शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, उसको वो हमारा टारगेट होता है कि भाई हमें, हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है जिसे हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो वो भी शिक्षण को प्रभावित करता है बच्चों। सेकंड है व्यक्तिगत भिन्नताएं। भाई व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव शिक्षण प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आप देखेंगे बच्चों कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं, एक ही कक्षा में एक ही टीचर सबको पढ़ाता है, लेकिन विद्यार्थियों में एक दूसरे से, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से, सभी में, यहाँ तक कि बच्चों ट्विंस बच्चे भी होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तो एक कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से जो भिन्नता है, ठीक है, उनके लिए भी वहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं। प्रत्येक बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। कुछ बच्चों को तो बच्चों जब टीचर पढ़ाता है तो एक बार में ही उनका क्लियर हो जाता है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें हमें बार बार उनको किसी टॉपिक को क्लियर कराना होता है, क्योंकि सबका IQ लेवल बेटे अलग होता है। ठीक है, तो सभी को टीचर का प्रयास ये रहता है कि मैं अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर चलूं। ठीक, तो उसमें मानसिक भी, शारीरिक भी, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारी भिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का शिक्षक प्रयोग करता है और प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास करता है। यहाँ पे उनकी रुचि भी आ जाती है, अभिवृत्ति आती है, योग्यता, क्षमता, ये सारी जो भिन्नताएं हैं बच्चों वो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों छात्रों का मनोशारीरिक स्तर। मनोशारीरिक स्तर क्या है बच्चों? शिक्षण की प्रक्रिया पर छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्तर का भी पूर्ण प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, शारीरिक और मानसिक। विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक स्तर जिस प्रकार का होगा, शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप भी उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक करेगा, ताकि बच्चों के स्तर के अनुकूल उनको वो पढ़ा सके, विषय वस्तु को समझा सके। नेक्स्ट है विषय वस्तु का स्वरूप और स्तर। विषय वस्तु का बेटे प्रकार, उसका स्वरूप भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जिस तरह की शिक्षण विषय वस्तु होगी, उसी के अनुसार शिक्षण का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार से बच्चों? जो हमारे सभी अलग अलग विषय होते हैं, विषय वस्तु भी उनकी अलग अलग होती है, और संपूर्ण विषय सामग्री अगर हम एक ही शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाएं तो वो सफल नहीं होगी। मान लीजिए हम आपको मैथ्स करा रहे हैं, तो मैथ में बच्चों क्या है, हमें ब्लैक बोर्ड का प्रयोग ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको क्रियात्मक विधि यानी उनको करके सीखोगे। जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपको वो समझ में आएगा। अगर हम आपको भूगोल विषय पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे ज़्यादातर भ्रमण के माध्यम से, जो भाई पहाड़ी क्षेत्र कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो वो सारी जानकारी हम आपको प्रैक्टिकली दिखा के लाएं, कराएं। भाई चीनी कैसे बनती है, तो हम किसी कारखाने में लेके जाके दिखाएं उसको। तो विषय वस्तु का स्वरूप और उसका स्तर भी बच्चों शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बच्चों कक्षा का वातावरण। जो कक्षा कक्ष होता है बच्चों, उसकी संरचना कैसी है, उसका वातावरण कैसा है, वो भी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यदि कक्षा का जो वातावरण है वहाँ पे लाइट नहीं है, ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, तो बच्चों वो भी वहाँ पे भी शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हमारा शिक्षण कार्य चल रहा है और पास में क्या है बच्चों, डीजे बजने लगे, ठीक है, कहीं से इतना ज़्यादा शोरगुल आना शुरू हो जाए, तो उस समय भी हमारी जो शिक्षण कार्य होगा वो बाधित होगा। तो कक्षा का वातावरण, कक्षा में पूर्ण रूप से रोशनी होनी चाहिए, ठीक है, हमें वहाँ पे अगर गर्मी है तो हवा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ज़्यादा शोरगुल भी नहीं होना चाहिए। कक्षा का वातावरण भी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षण क्रिया का नियोजन। नियोजन क्या होता है बच्चों? हमारा प्लानिंग करना। तो ये किस प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया का नियोजन भी पूर्ण रूप से शिक्षण की क्रिया को प्रभावित करता है। यदि मान लीजिए शिक्षक बिना तैयारी के, बिना किसी प्लानिंग के शिक्षण की क्रियाओं का संपादन करता है, भाई उसने पहले से उस विषय वस्तु को नहीं पढ़ा है कभी, और क्लास में जाके उसकी पूर्ण प्लानिंग भी नहीं है कि मुझे आज कौन सा टॉपिक क्लियर कराना है, ठीक है, तो बच्चों शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो पहले से अपडेट होता है कि उसे आज क्या करना है, क्या चेंजेस हुआ है विषय वस्तु में, तो वो सारी चीज़ें पूर्व प्लानिंग के साथ जाता है कि मुझे आज ये टॉपिक कराना है, ठीक, तो उसकी शिक्षण क्रिया बेहतर होगी, प्रभावशाली होगी। अगर शिक्षक बिना किसी तैयारी के कक्ष में जाता है, ठीक है, तो वो शिक्षण क्रिया जो प्रक्रिया है उसी रोचक और प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर सकता, ठीक। तो जैसे हम आप जब आगे आओगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको पाठ योजना का निर्माण करना, किस विषय वस्तु को पढ़ाना है, विषय वस्तु की तारतम्यता को बनाए रखना है, किस शिक्षण मटेरियल का यूज़ करना है। मान लीजिए वो टॉपिक कोई पढ़ाना चाहता है और उसमें मानचित्र का प्रयोग करना था, चार्ट का प्रयोग करना था, और उन्होंने तो वो प्लानिंग की नहीं है, तो वो कक्षा में जाके कैसे उस चीज़ को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा सकते। तो शिक्षण क्रिया का जो नियोजन होता है, पूर्व प्लानिंग होती है, पूर्व तैयारी होती है, वो भी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षक की विशिष्टताएं एवं योग्यताएं। ये भी सबसे मेन पॉइंट है, भाई जो अध्यापक है उसका जो शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक योग्यताएं हैं, उसकी जो योग्यता है, उसकी एबिलिटी है, उसके व्यक्तित्व के गुण हैं, वो भी शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई टीचर तो है ड्राइंग का, उसको भेज दिया मैथ पढ़ाने के लिए, तो क्या वो मैथ करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। अगर बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनको नॉलेज बहुत होती है विषय वस्तु पे, उनका कंटेंट में पकड़ भी होती है, लेकिन वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, वो अच्छे से बच्चों को समझा नहीं पाते, तो ये भी उनकी एक कमी रह जाती है। तो सबसे मेन क्या है कि जो शिक्षक की योग्यता है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक कैसा है, उसकी शैक्षिक योग्यताएं क्या है, ये विशिष्टताएं भी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। हो गया बच्चों। नेक्स्ट है भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता।
भौतिक सुविधाएं, जो विद्यालय में शिक्षक के पास भौतिक सुविधाएं, विषय वस्तु होनी चाहिए, वे भी बच्चों अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से? मान लीजिए शिक्षक को मैथ्स पढ़ाना है तो उसे ब्लैक बोर्ड और चौक का यूज़ करना होगा। अब तो बच्चों चौक का ज़माना गया, अब तो हम क्या यूज़ करते हैं? मार्कर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट बोर्ड का यूज़ होने लगा है। तो ये सब क्या आती है? हमारे भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत। ठीक है, जो मटेरियल एक टीचिंग लाइन में हमें प्रोवाइड होना चाहिए वो सारी शिक्षक के पास होनी चाहिए। भाई शिक्षक को जिस वस्तु की आवश्यकता है, वे भौतिक सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया वहाँ से भी प्रभावित होती है। शिक्षक के पास में उचित मात्रा में अलग अलग प्रकार के शैक्षिक साधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि वो अपने शिक्षण के जो कार्य है उसको प्रभावशाली तरीके से कर सके। तो बच्चों अब हमने किया है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके बच्चों, और बच्चों कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको इसी तरीके से टॉपिक्स क्लियर कराती रहूँ। थैंक यू।